आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। गांधी एक ऐसी घटना है जिन पर जाने कितनी किताबें लिखी गईं, कितने भाषण हुए, कितनी बहसें हुई। उनके जीवन ही नहीं बल्कि हत्या पर भी कहने सुनने को हमेशा ही बहुत कुछ रहा। आज के पढ़ाकू नितिन मैं आपको सुनाने वाला हूं गांधी के आखिरी दिन की कहानी। उस दिन सुबह से शाम तक वो क्या करते रहे, किन से मिले, क्या बोले, ये सब जानेंगे। क्योंकि लगता है जैसे 30 जनवरी 1948 को होने वाली अपनी हत्या का एहसास उन्हें पहले से था। तो आइए कहानी सुन लेते हैं। साल 1948, तारीख 30 जनवरी, शहर दिल्ली। उस साल जाड़ा बहुत बेरहम था, खासकर उन पर जो हिंदुस्तान के विभाजन में अपने सर की छत खो चुके थे। सुबह के 3:30 बजे थे। लोग अभी रजाइयों में ही दुबके थे, मगर एक बूढ़ा बिड़ला भवन के अपने कमरे में बिस्तर छोड़ चुका था। वो प्रार्थना में गहरा डूबा था, ईश्वर से अपने लिए ताकत और लोगों के लिए राहत मांग रहा था। शायद जिंदगी के इस पड़ाव में वो नींद से मुक्त हो चला था, इसीलिए पिछली रात कांग्रेस के संविधान का मसौदा लिखता रहा और अब फिर जागकर उसे दुरुस्त करने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसे डर हो कि उसकी उम्र इस काम के आगे छोटी न पड़ जाए। पन्नों की उलट पुलट करते इस बूढ़े को लोग बापू के नाम से जानते थे। सूख कर वो हड्डियों के ढांचे हो रहे थे। हड्डियां भी ऐसे गला रहे थे जैसे महर्षि दधीची हों। जब खांसते तो अस्थि पंजर हिल जाते थे। खांसते हुए चहलकदमी करने लगे। उन्होंने मनु को साथ में टहलने के लिए बुलाया तो मनु ने ये कहकर टाल दिया कि उसे उनके लिए खांसी की गोलियां बनानी है। गोलियां तो क्या थी, बस लौंग के चूर्ण के साथ गुड़ मिलाया जा रहा था। फिर मनु बोली, रात को आपको जरूरत पड़ेगी और ये ना होंगी तो दिक्कत होगी। उसकी इस बात पर बापू ने बेपरवाह होकर जवाब दिया, कौन जाने रात से पहले क्या होने वाला है, मैं ही जिंदा रहूंगा या नहीं। अगर जिंदा रहा तब ये दवाई बना लेना। ये बात कहते हुए ना ही गांधी जानते थे और ना ही सुनते हुए मनु जानती थी कि वाकई आने वाली रात को दवाई की जरूरत नहीं पड़ने वाली। दिन की रोशनी धरा पर फैली तो बापू ने मालिश कराई, फिर नहाए। पिछली रात तक भारी तनाव का जो साया उन पर मंडरा रहा था, अब वो गायब था। उन्होंने बांग्ला सीखने की अपनी प्रैक्टिस आज भी की। घड़ी ने 9:30 का इशारा किया तो नियम के पक्के बापू ने नाश्ता करना शुरू किया। वक्त के हर रेशे का भरपूर इस्तेमाल करने वाले बापू ने नाश्ता करते हुए अपने सेक्रेटरी प्यारेलाल को बुला लिया था। वो जानना चाहते थे कि उस मुलाकात का क्या हुआ जो प्यारेलाल और हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बीच हुई थी। बापू ने प्यारेलाल को मुखर्जी के पास इसलिए भेजा था क्योंकि हिंदू महासभा का एक नेता अपने भाषण में कांग्रेसी नेताओं की हत्या के लिए लोगों को उकसा रहा था। सारी बातों के बाद बापू ने प्यारेलाल से अपने पाकिस्तान जाने की योजना पर भी बातें की। पाकिस्तान में हमारे भाई, हम उनके भाई हैं, वो हमारे भाई। हम सब दोनों हिंदुस्तान के टुकड़े तो हैं, रहे चाहे उससे रहा तो क्या, न रहा तो क्या। हमारा दिल एक हो गया तो भूगोल में टुकड़े रहे तो उससे क्या बना। चंद ही दिनों पहले खत्म हुए उपवास का असर बापू के शरीर पर दिख रहा था। जल्दी थकने लगे थे। उन्होंने कुछ वक्त आराम किया। दिल्ली के कई मौलवी मिलने चले आए। बापू ने अपने एक सहयोगी से कहा, मेरी जरूरी पत्र मुझे दे दो, मुझे उनके जवाब आज ही देने चाहिए। क्या पता कल मैं रहूं या ना रहूं। जाने वो क्या था जो बापू को अल सुबह से महसूस हो रहा था। फिर बापू से मिलने आए उनके करीबी सुधीर घोष। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश प्रेस में नेहरू और पटेल के मतभेदों को खूब उछाला जा रहा है। बापू इस बारे में उसी दोपहर सरदार पटेल से मिलने भी वाले थे। शाम 7 बजे नेहरू और मौलाना आजाद से मुलाकात भी मुकर्रर थी। ये विवाद संभालना अब जरूरी हो चला था। भारत की नई सरकार की सेहत इससे बिगड़ सकती थी। दोपहर को अच्छी धूप निकल आई। बापू की देह पर मिट्टी का लेप लगाया गया। वो गुनगुनी धूप में लेटे रहे। करीब 1:30 बजे मास्टर तारा सिंह का गुस्से भरा संदेश उन्हें सुनाया गया, जिसमें उन्हें हिमालय जाकर बसने की नसीहत दी गई थी।
मास्टर तारा सिंह वो थे जो कभी गांधी के सहयोगी थे, लेकिन अब सिखों के कत्लेआम देख बेहद नाराज थे। ऐसे संदेशे सुनने की अब बापू को आदत हो चली थी। परेशानी भरे दिनों में हर कोई उन पर गुस्सा निकाल रहा था, लेकिन अपने दिल की बात भी उन्हीं को सुना रहा था। उस दिन कुछ दृष्टिहीन और बेघर शरणार्थी भी बिड़ला भवन आए। इलाहाबाद के दंगों का समाचार भी गांधी जी को मिला। दोपहर 2:15 बजे से मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। कई लोगों के बीच श्रीलंका के एक प्रतिनिधि अपनी बेटी के साथ गांधी जी से मिले। बेटी ने गांधी जी के ऑटोग्राफ लिए, जो चंद घंटों बाद उनके अंतिम ऑटोग्राफ साबित होने थे। मौलाना आजाद भी आए और घंटे भर तक बातें चलती रहीं। फिर शाम 4 बजे से पहले एक प्रोफेसर, एक फ्रेंच फोटोग्राफर, एक पंजाबी और एक सिंधी प्रतिनिधि मंडल की गांधी जी से अंतिम भेंट हुई। गांधी जी का वर्धा जाने का कार्यक्रम था। अपने सहयोगी ब्रिज कृष्ण से अगले दिन वर्धा जाने की रेल टिकट बुक कराने की बात कहकर वो बाथरूम चले गए। ठीक 4 बजे देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल का अलबुकर्क रोड पर बने आलीशान बिरला हाउस में आगमन हुआ। उनके साथ मणिबेन भी थी। वो सरदार की बेटी और सेक्रेटरी दोनों थी। बापू सरदार की कुछ बातों से नाराज थे। कोलकाता में दिए उनके भाषण की खबर भी बापू तक पहुंची थी। हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं, वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? तो ये मेरी समझ में नहीं आता। तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है? आपको सस्पिशन क्यों आता है? तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो? आपके दिल को पूछो, भीतर पूछो, हमको मत पूछो। भारत देश की 2 देव मूर्ति निकट बैठी थी। बापू चरखा काटते जाते थे। बातें चलती जा रही थी। 4:30 बजे गांधी जी की सचिव कल्याणम दूध, कुछ सब्जियां और संतरे लेकर कमरे में आए। अब गांधी जी ने खाना शुरू किया। बातें अपनी रफ्तार से सफर पूरा कर रही थी। गांधी जी ने समझाया कि कैबिनेट में नेहरू और पटेल दोनों का रहना जरूरी है। दोनों के बीच संबंध खत्म होना तबाही साबित होगा। उन्होंने कहा कि शाम की प्रार्थना सभा के भाषण में और नेहरू से भी वो यही बात कहने वाले हैं। तय हुआ कि गांधी, पटेल, नेहरू अगले दिन जरूर मिलेंगे। 2 काठियावाड़ी नेता भी वहां चले आए थे और मनु से गुहार लगाई कि वो गांधी जी से मिलना चाहते हैं। मनु ने पूछा तो गांधी ने सरदार पटेल के सामने कहा, उनसे कहो कि मैं उनसे मिलूंगा, लेकिन प्रार्थना सभा के बाद, और वह भी तब यदि मैं जीवित रहा। हम सब बातचीत करेंगे। यानी फिर से गांधी जी ने वो जाहिर कर दिया जिसका एहसास उन्हें हो रहा था। ठीक 5 बजे जब प्रार्थना सभा का वक्त हुआ तो आभा कमरे में आ गईं। उन्होंने घड़ी दिखाई ताकि गांधी जी को बाहर ले जाया जा सके। उधर दोनों नेता गहरी गुत्थियों में उलझे थे, लिहाजा आभा पर ध्यान नहीं दे सके। कुछ मिनटों के बाद मणिबेन बोल ही उठी। 5:10 हो गए। मानो योगियों का ध्यान भंग हुआ। दोनों उठ खड़े हुए। वल्लभ भाई पटेल को घर जाना था और गांधी जी को लॉन में प्रार्थना सभा के लिए प्रस्थान करना था। हर कोई इस बात से अनजान था कि बाहर मौत नाथूराम गोडसे का रूप धरकर गांधी जी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। जितनी देर पटेल गांधी साथ थे, उतनी ही देर में हत्यारों ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए थे। गांधी जी ने चप्पल पहनी, गर्म शॉल ओढ़कर बाहर आए। दोपहर अब शाम में तब्दील होने जा रही थी। बाईं तरफ आभा और दाईं तरफ मनु ने उनके साथ चलना शुरू किया, जिन्हें वो अपनी लाठियां कहते थे। बृजभूषण ठीक पीछे कुछ सहयोगियों के साथ थे, जिनमें वो 2 काठियावाड़ी युवन डेभर और रसिकलाल भी थे, जिनसे गांधी जी को कुछ देर बाद मिलना था। डॉक्टर सुशीला नायर, जो अक्सर गांधी जी के आगे चला करती थी, आज शहर से बाहर थी। गुरबचन और उनके साथी भी जो आगे आगे चलते थे, आज वहां नहीं थे। सादे कपड़ों में रहने वाले पुलिस अधिकारी A.N. भाटिया भी गैर मौजूद थे।
क्योंकि उनकी तैनाती उस दिन कहीं और की गई थी। बापू का हर कदम काल की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही देर में समय की गति को थम जाना था। दम साधे गांधी 200 गज के अंतिम सफर को पूरा करते हुए बेहद हल्के फुल्के मूड में थे। कुछ हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। समय के पाबंद गांधी को आज 10 मिनट की देरी हो चुकी थी। गांधी ने आभा और मनु को कहा, ये तुम्हारी गलती है कि मैं 10 मिनट लेट हूं। दोनों ने कहा, आप लोग गंभीर बातें कर रहे थे तो हमने टोका नहीं। गांधी फिर बोले, ये नर्स की ड्यूटी है कि वो अपना काम करे, फिर चाहे भगवान ही क्यों ना मौजूद हो। अगर मरीज को दवाई देने का वक्त हो और तुम संकोच करते रहो तो बेचारा मरीज मर भी सकता है। मुझे प्रार्थना में 1 मिनट की देरी से भी पहुंचने से नफरत है। इसी के साथ गांधी 170 गज की दूरी पूरी कर चुके थे। अब तक गुरबचन सिंह भी गांधी जी के साथ चलने लगा था, लेकिन वो उनके सामने नहीं चल रहा था। इस वक्त तक पटेल अपने घर पहुंच अखबार पलटने लग गए थे। इंदिरा नयनतारा सहगल के साथ यॉर्क रोड के बंगले पर चाय पी रही थी। नेहरू दिल्ली में ही काम निपटाने में जुटे थे। माउंटबैटन गवर्नर हाउस में बैठे थे। गांधी जी के सेक्रेटरी प्यारेलाल बिरला हाउस लौट रहे थे। गांधी जी की परम अनुयायी मीराबेन हिमालय में मौजूद थी। लाइफ मैगजीन की फोटोग्राफर मार्गरेट बर्क वाइट, जिन्होंने गांधी का आखिरी इंटरव्यू चंद घंटे पहले लिया था, कुछ ही गलियों की दूरी पर थी। अमेरिकी पत्रकार विंसेंट शीन, जिन्हें गांधी जी ने शाम का अपॉइंटमेंट दिया था, बिरला हाउस पहुंच चुके थे। वो लॉन में खड़े दिल्ली बीबीसी के संवाददाता बॉब स्टिम्सन से बातचीत कर रहे थे और हैरानी जता रहे थे कि गांधी आज प्रार्थना सभा में समय से पहुंचने में चूक कैसे गए। बापू भी 10 मिनट की उस देरी को पाट देना चाहते थे, इसलिए आज रास्ता बदलकर बगीचे के बीच से होते हुए मंच की ओर बढ़े। सामने हजारों की भीड़ उस महामानव की प्रतीक्षा में खड़ी थी, जिनमें करीब 20 पुलिस वाले भेष बदल कर छिपे थे। गांधी ने लोगों को अभिवादन करने के लिए हाथ जोड़ लिए। भीड़ 2 भागों में बट गई। सामने जो रास्ता खुला उस पर गांधी एक एक कदम बढ़ा रहे थे और उधर खाकी कपड़े पहने 37 साल का नाथूराम गोडसे जेब में रखी इटली की बनी 9mm बेरेटा पिस्टल छिपाकर खड़ा था। नाथूराम ने जेब के अंदर ही पिस्टल का सेफ्टी कैच उतारा, फिर पिस्टल निकालकर दोनों हाथों के बीच छिपा ली। एक और साजिशकर्ता करकरे की नजरें नाथूराम पर ही टिकी थी। जब गांधी सिर्फ 3 कदमों की दूरी पर थे, तब नाथूराम 2 कदम आगे बढ़कर बीच रास्ते में आ गया। उसने नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ लिए। बीचों बीच पिस्टल थी। वो कमर मोड़कर झुक गया और बोला, नमस्ते गांधी जी। मनु को लगा कि वो पांव छूने के लिए झुक रहा है। गांधी को और देर ना हो, इसके लिए मनु ने चाहा कि वो नाथूराम को हटा दे। हाथ बढ़ाकर मनु ने कहा, भाई, बापू को वैसे ही 10 मिनट की देरी हो गई है। नाथूराम ने उसी पल बाएं हाथ से मनु को धक्का दिया। मनु के हाथ से नोटबुक और गांधी का थूकदान गिर गया। वक्त थम गया। गांधी ठिठक गए। मनु सामान उठाने के लिए झुकी कि तभी 4 गोलियों ने बिड़ला हाउस की इमारत को गुंजा दिया। मनु ने पलट कर देखा तो पाया कि गांधी के हाथ नमस्कार की मुद्रा में जुड़े थे और वो जमीन पर ढह चुके थे। किसी ने सुना कि उनके मुंह से हे राम निकला है। उनके ठीक पीछे खड़े सचिव कल्याणम सदमे में थे। अचानक उनकी आंखों में आंसू उतर आए। भविष्य में उन्होंने दावा किया कि गोलियों से छलनी गांधी को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला था, हे राम भी नहीं। घड़ी उस वक्त 5:17 बजा रही थी। गांधी जी के साथ आभा भी नीचे गिर गई थी। उनकी गोद में खून से लथपथ गांधी जी का शरीर था, जो कुछ ही सेकंड बाद हर पीड़ा से मुक्त हो चुके थे। 30 जनवरी 1948 का सूरज अब अस्त होना चाहता था। ये एक छोटी सी कोशिश थी हमारी उस दिन को देखने की, जिसे मनहूस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस कोशिश को आवाज दे रहे थे मेरे साथी कुलदीप और उपासना। असल में आज पढ़ाकू नितिन में मैं आपको एक ऐसी बातचीत सुनाने वाला हूं
जो करीब 21 महीने पहले रिकॉर्ड की गई थी। देश में CAA विरोधी प्रदर्शन चल रहे थे और दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी के सामने प्रदर्शनकारी भीड़ पर एक लड़के ने गोली चला दी थी। वो तारीख 30 जनवरी 2020 थी, यानी उस रोज गांधी हत्या को 32 साल पूरे हो रहे थे। इस घटना के बाद मैंने बात की थी अशोक कुमार पांडे से। अशोक इतिहास पर अपनी 3 चर्चित किताबों की वजह से जाना माना नाम है। कश्मीरनामा, इतिहास और समकाल, कश्मीर और कश्मीरी पंडित, ये 2 किताब थी। इसके बाद उन्होंने लिखी उसने गांधी को क्यों मारा। जब ये बातचीत हुई तब इस किताब के आने का इंतजार हो रहा था। आज आप इस बैठकी में अशोक कुमार पांडे से सुनेंगे कि गांधी हत्या के पीछे गोडसे के तर्क कितने मजबूत थे। गांधी और गोडसे में कौन बड़ा हिंदू था? क्या देश के विभाजन के जिम्मेदार गांधी थे? क्या गांधी सेना और परमाणु बम के खिलाफ थे? और क्या वाकई देश गांधी के रास्ते से आजाद हुआ था? मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer again with you. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरा पहला सवाल यही है और यहां से हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं कि अशोक जी, इस किताब को लिखने का जो ख्याल है वो आपके दिमाग में कब आया, कैसे आया, क्यों लगा कि ये किताब लिखी जानी अब बहुत जरूरी है? देखिए, सोशल मीडिया के ज़माने पे जो सबसे ज़्यादा आसान हुआ है वो हुआ है अफवाहों को फैलाना। हम सब देख रहे हैं कि अफवाहें किस तरह से इधर से भी उधर से भी लगातार फैलती हैं। नाथूराम गोडसे को लेके एक छोटा सा वर्ग तो हमेशा रहा है जो नाथूराम गोडसे को सही बताता रहा है, गांधी हत्या को गांधी वध कहता रहा है। और आप जानते हैं कि नाथूराम गोडसे का वो जो बयान है और उसमें भी बहुत कुछ जोड़ घटा के एक किताब तैयार की गई, मैंने गांधी को क्यों मारा या मैंने गांधी वध क्यों किया, अंग्रेजी में व्हाई आई किल्ड गांधी। तो वो किताब पढ़ी जाती है, खूब पढ़ी जाती है। आप अमेज़न पे देखेंगे उसकी रैंकिंग भी बड़ी अच्छी होगी। और उस बयान को, जिसके बारे में आमतौर पे मानना यह है कि वो बयान सावरकर और दूसरे लोगों ने तैयार करके दिया था, उस बयान को लेकर ऐसे पेश किया जाता है जैसे गांधी की हत्या करके गोडसे ने देशभक्ति का कोई बड़ा परिचय दिया था या देश की कोई राह आसान कर दी थी। ऐसी कोई देश की राह आसान कर दी थी जिसके रास्ते में गांधी कोई पत्थर की तरह पड़े हुए थे तो वो पत्थर हटा दिया था, उस बूढ़े आदमी को मार के कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम कर दिया था। और एक हत्या को, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर को तर्कों से सही साबित करने की कोशिश है, वध ठहराने की। एक हत्यारे को वध करता, बलि देने वाला ठहराने की कोशिश है। तो मुझे लगता है कि जो मैं किताब लिखना चाहता हूं, या मैं कहूं कि लिखना मैंने लगभग शुरू कर दिया है, पढ़ना तो कम से कम काफ़ी दिनों से कर ही रहा था और अब लिखना शुरू कर दिया है, वो सिर्फ गोडसे को जवाब नहीं है। वो दरअसल भारतीय राजनीति में जो 2 हिंदूवादी धाराएं चल रही थी, जो हिंदू से संबंधित, मैं कहूँगा, हिंदूवादी नहीं कहूँगा, क्योंकि गांधी से बड़ा हिंदू आधुनिक भारत में आपको नहीं दिखता है, जो पूरी जिंदगी प्रार्थना सभा करता है और मारा भी प्रार्थना सभा में जाता है। और प्रार्थना सभा को लेकर वो आदमी इतने ज़्यादा, मैं तो ज़िद्दी शब्द हमेशा यूज़ करता हूँ, अपनी चीज़ों को लेकर इतने ज़िद्दी हैं कि 2 दिन पहले बम फटता है, उनसे कहा जाता है कि नई सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए, नई लोगों की जाँच किया जाए, और वो कहते हैं कि प्रार्थना सभा में आने वालों की जाँच कैसे की जा सकती है। यानी अपने धर्म के प्रति जो उसकी निष्ठा है, वो निष्ठा इतनी मजबूत है कि वो जान से भी बड़ी है। और लोगों के प्रति विश्वास भी, अगर मैं जोड़ूं तो। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनका ये मानना है कि प्रार्थना सभा में कोई ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। और दूसरा, इसका जो दूसरा पहलू है कि अगर प्रार्थना सभा में कोई मारना चाहता है तो मार दे, प्रार्थना सभा में पुलिस लगे, प्रार्थना सभा में जांच हो, इससे बेहतर है कि मेरी जान चली जाए। तो जिसकी एक तरफ ये आस्था है कि उतने बुरे स्वास्थ्य में टूटती आवाज़ से भी वो आदमी लगातार अपनी प्रार्थना सभाएं, अभी हम जब कश्मीर पे बात करेंगे वहाँ भी जाके प्रार्थना सभा की थी, जहाँ गए वहाँ प्रार्थना सभा उन्होंने की, वो उनका रूटीन कभी जीवन में मिस नहीं हुआ जब से शुरू किया। एक तरफ वो व्यक्ति है, दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जिसकी ईश्वर में आस्था तो है लेकिन पूजा पाठ वो नहीं करता है बहुत ज़्यादा, जिसको मारने से पहले, इस हत्या के पहले उसके साथी मंदिर जाते हैं लेकिन वो मंदिर के अंदर नहीं जाता है, बाहर खड़ा रहता है, लेकिन उसको हिंदुत्व के प्रतिनिधि के रूप में खड़ा किया जाता है। यानी एक तरफ हिंदू धर्म और एक तरफ हिंदुत्व। गांधी हत्या वह बिंदु है जहां हिंदुत्व और हिंदू धर्म आमने सामने खड़े हैं।
तो मैं उस बिंदु को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिंदुत्व ने जिस गांधी की हत्या की, जिस हिंदू धर्म के प्रतिनिधि की हत्या की, वो हत्या क्यों की। इसीलिए मैं लिखना चाहता हूं कि उसने गांधी को क्यों मारा। जितना मुझे याद है तो कभी मैं मेरठ में रहता था और कोई हमारे दरवाजे के बाहर एक पर्चा छोड़ गया था और उस पर्चे को मैंने पढ़ा तो बिंदुवार उसमें वही गोडसे का बयान बिंदुवार लिखा था कि उसने गांधी की हत्या क्यों की। उसके बाद मैंने वो किताब खरीदी, किताब तब भी उपलब्ध थी। ये भी सुनने में आया कि किताब पर पहले प्रतिबंध लगा था, बीच में बैन लगा था, फिर उसको हटा दिया गया था जी। और उसके बाद वो किताब आई, किताब धड़ल्ले से बिकी। मुझे आपसे ये जानना है, आप लेखक भी हैं और अगर कहूँ कि प्रकाशक भी हैं। नहीं, लेखक प्रकाशन फिलहाल चूंकि नहीं कर रहा हूँ, दूसरे मित्र संभाल रहे हैं, तो लेखक ही। तो आपका एक अनुभव भी रहा है। मुझे आपसे ये जानना है कि गोडसे का अगर जो कृत्य था वो गलत था, ये किताब इतनी क्यों बिकी? पहले बैन था, बैन हटते ही ये किताब आज कितने लोगों के हाथों में है, हर पुस्तक मेले में दिखेगी। और अभी थोड़ी देर पहले जब मैं YouTube सर्च कर रहा था तो कितने लोगों ने उस किताब को पढ़कर वीडियोस बनाए हैं और वीडियो पर मिलियंस में ना सिर्फ लोग उसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बल्कि कमेंट्स हैं, हजारों हजार कमेंट हैं। इसे मैं गोडसे के बयानों की और जो वजह उन्होंने दी गांधी को मारने की, उसकी लोकप्रियता मानूं या ये कुछ और है? हिटलर अपने समय में दुनिया का सबसे ज्यादा घृणा किए जाने वाला व्यक्ति था। जर्मनी के अंदर भी, जर्मनी के बाहर भी। हिटलर जब मारा गया उस समय तक जर्मनी की जो हालत हो चुकी थी, आप जानते हैं, दोनों जर्मनी एक भी हुई। लेकिन मीन काम्फ दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में शुमार है। आपको किसी भी रेलवे स्टेशन पे मीन काम्फ का अनुवाद आपको हिंदी में मिल जाएगा। अब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, आज भी मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि गोडसे के समर्थक गांधी के समर्थक से ज़्यादा हैं। पहली बात तो ये कि अगर गोडसे की किताब बिकती है तो गांधी की किताबों का जरा आप देख लीजिए कितनी बिकती हैं, तो आमने सामने करेंगे और बिकने से बहुत कुछ तय नहीं होता है। हाँ, ये सच्चाई है कि पिछले कुछ समय में कम से कम मुझे लगता है कि बाबरी मस्जिद की शहादत जब 90 में हुई थी, उसके बाद से लेके बड़ी साजिशाना कोशिश की गई है लगातार गांधी को परिप्रेक्ष्य में। और कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ दक्षिण पंथ ने की है। जो पार्टी गांधी का नाम लेती रही है वो भी नाम ही लेती रही है। जो लोग गांधीवादी रहे हैं, आप गांधीवादी संस्थाओं के अंदर अगर जाएंगे, और कुछ दिन मेरे चूंकि तमाम मित्र हैं, आना जाना होता है, मिलना जुलना होता है, तो सबसे ज़्यादा निराश कोई हैं तो जो गांधीवादी हैं और गांधीवादी संस्थाओं को करीब से जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दक्षिण पंथ ही गांधी के खिलाफ था। गांधी की जो अपनी पूरी एक समझ है, गांधी की जो अपनी पूरी एक विचारधारा है, और गांधी का जो अपना एक पूरा सपना है, वो बहुत लोगों के लिए दिक्कत तलब है। जब ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, लिबरलाइजेशन हो जाता है, निजी संपत्ति की बात होती है, संपत्ति एकत्र करना सबसे बड़े गुण और सबसे बड़े धर्म की तरह स्थापित होता है, तो गांधी से नफरत की नहीं, लेकिन गांधी से परेशान होने वालों के लिए तमाम रास्ते हैं। तो इसे गांधी को एक आइकन बना दिया जाता है, गांधी की एक मूर्ति लगा दी। होता क्या था, अभी तक भी क्या हो रहा था, 30 जनवरी को एक बार माला पहनाया, 2 अक्टूबर को एक बार माला पहनाया, रामधुन गा ली और तकली थोड़ी सी चला ली, फोटो खिंचा लिया, हो गया। इससे ज्यादा गांधी कहाँ प्रासंगिक रह गए हैं। 1947 के बाद लगातार उनकी प्रासंगिकता घटती चली गई है, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी जब गांधी के अंतिम दिनों के बारे में आप बात कर रहे थे तो उस समय गांधी की क्या अवस्थिति थी। तो ऐसा नहीं कि गांधी की हत्या के बाद अचानक से फिर से हम गांधीवादी हो गए थे। ठीक है, पटेल थे, नेहरू थे, गांधी के चाहने वाले बहुत सारे लोग थे, वो लोग जब तक रहे तब तक की बात अलग है। लेकिन धीरे 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 हम देखते हैं कि गांधीवाद का क्षय जो है वो गांधीवाद के भीतर और फिर बाहर होना शुरू हो जाता है। ऐसे में बहुत सहज है कि गोडसे के प्रति रुचि जगती। हर देखने वाला गोडसे का समर्थक हो ये ज़रूरी नहीं है, हर पढ़ने वाला गोडसे का समर्थक हो ये ज़रूरी नहीं है। और ठीक है, डेमोक्रेसी में अगर उसने कुछ कहा है, गोडसे ने अगर कुछ कहा है और उसको लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। समस्या वहाँ है जहाँ वो आदर्श बनना शुरू हो जाता है। समस्या वहाँ है जब आप ये पढ़ते हुए, गोडसे को पढ़ते हुए ये याद नहीं कर पाते हैं कि गांधी को मारने की कोशिश कोई आज़ादी के बाद शुरू नहीं हुई थी कि पाकिस्तान को पैसे देने का सवाल या इस तरह का हो। गांधी को मारने की तो 20-22 कोशिशें हो चुकी थी। गांधी को मारने की कोशिश तो 10 साल से चल रही थी। तो यही मेरा सवाल है जो आपने जिक्र छेड़ दिया। जैसे एक और चीज़ मैं आपको बहुत मज़ेदार बताऊं,
सबसे ज्यादा नारा आप क्या सुनते हैं? गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। यानी उनके कातिलों को मर जाना चाहिए। अब आप गांधी की अपनी विचारधारा से जरा इसको तुलना करके आप इसका देख लीजिए। क्या गांधी कभी चाहते, गांधी अगर जिंदा होते, मान लीजिए कि नाथूराम की गोली से गांधी बच गए होते, तो मैं दावा कर रहा हूं कि गांधी वो पहले व्यक्ति होते जो उससे बात करने जाते और उसको क्षमादान देने के लिए आगे आते। हाँ, ये तो एक लंबी चर्चा है और ये भी तथ्य है कि गांधी के बेटे ने बाकायदा खत लिखकर ये कहा था कि फांसी रोक दी जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पिता कभी भी ये जो है नहीं मानते कि इनको फांसी देनी चाहिए, तो नहीं दी जाए। ये तो है, गांधी नाम बड़ा है, विचार बड़ा है। लेकिन गोडसे का दावा है कि उसने भी गांधी की हत्या विचारों के कारण ही की थी। और जो पूरी किताब है, गोडसे के जो बयान है, उनके छोटे भाई गोपाल गोडसे ने जैसे बाद में छपवाया, बड़ा प्रयास किया, और आज भी उनके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर हैं जो कहते हैं कि आधा सच ही दिखाया जाता है और हमारा पक्ष कभी सुना नहीं गया। विभाजन का आरोप है गांधी पर, और भारत के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना भी अगर हम बात करें, और आप सहमत होंगे शायद, वो विभाजन है। जाहिर तौर पे उसके घाव अभी तक नहीं भरे। उसके जिम्मेदार गांधी को कहा जाता है। गोडसे का सारा तर्क, सारी बातें इसी एक चीज के इर्द गिर्द घूमती हैं। मुझे आपसे जानना है, आप इस पर किताब लिख रहे हैं, आपने पड़ताल भी की होगी, विभाजन के कितने जिम्मेदार थे? पूरे ना सही तो कितने? गांधी। दो बातें हैं, शुरू अलग जगह से करूंगा। गोडसे एक तरफ गांधी को विभाजन का जिम्मेदार मानते हैं, दूसरी तरफ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब चलिए, विभाजन नहीं हुआ, इतिहास में इफ एंड बट नहीं होता है, लेकिन चलिए एक इफ लगाते हैं कि भारत का विभाजन नहीं हुआ। वो सारा मुस्लिम बहुल इलाका हिंदुस्तान के अंदर है। और गोडसे के गुरु कौन है? सावरकर। सावरकर के सपनों का हिंदू राष्ट्र बनता है, और सावरकर के सपनों का हिंदू राष्ट्र वह है जहां हिंदू धर्म को मानने वालों के अलावा, बल्कि आप कहें कि हिंदू सवर्णों के अलावा, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो मुस्लिम हो, सबको दोयम दर्जे का नागरिक बनना है, जो या तो हिंदुत्व फोल्ड को स्वीकार कर लें और या फिर उनको वोट देने जैसे अधिकार न हो। अब आप सोच के देखिए कि ये स्थिति क्या होती। रहा सवाल विभाजन का, विभाजन क्यों हुआ और विभाजन का जिम्मेदार कौन था? एक तो इतिहास में ऐसे जिम्मेदारियां थमाई नहीं जा सकती, और दूसरा, मान लीजिए इतिहास को जिम्मेदारी थमानी ही हो तो गांधी शायद वो अंतिम व्यक्ति होंगे जिन्हें विभाजन का जिम्मेदार माना जाएगा। गांधी शायद वो अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने विभाजन को बड़े भरे मन से बस स्वीकार भर कर लिया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भारत के विभाजन के लिए अगर दो दल जिम्मेदार हैं तो वो है मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा प्लस आरएसएस वगैरह वगैरह। एक बड़ा देश था जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते 1857 से लेकर 1947 तक एक ऐसे सहजीविता में विकसित हुआ था जहां एक तरफ हिंदू और मुसलमान साथ में मिलकर लड़ रहे थे, और एक तरफ मुस्लिम लीग और हिंदू संगठन आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठन थे जो धर्म के आधार पर लगातार नए देश के निर्माण की बात कर रहे थे। उतनी बड़ी मुसलमानों की संख्या के साथ अगर हिंदू धर्म के आधार पर देश का निर्माण संभव ही नहीं था। एक तो प्रतिरोध होता, मान लीजिए अगर हम कल्पना करें कि हिंदू राष्ट्र अंग्रेज कहते कि भैया हिंदू राष्ट्र बना लो तुम, तो क्या प्रतिरोध नहीं होता? क्या वो जितने मुस्लिम थे, चाहे वो बांग्लादेश में बाद में गए या फिर पश्चिम वाले पाकिस्तान में गए या पूरब वाले में जो बाद में बांग्लादेश बन गया, क्या वो आराम से मान जाते? जाहिर है विरोध होता, और वो विरोध होता तो कितना हिंसक होता, और वो विरोध होता तो विजयी कौन होता और हारता कौन? क्या ये कल्पना कर पाना आसान है? देश गृहयुद्ध में फंस जाता, एक बड़ा गृहयुद्ध होता और न जाने कब तक चलता, और उसके बाद जो विभाजन होता वो और भयानक होता। विभाजन तो अवश्यंभावी था। अगर हिंदू मुस्लिम एकता की बात आप छोड़ देते तो विभाजन अवश्यंभावी था। छूटी और विभाजन हुआ। छूटी किसकी वजह से? उनकी वजह से जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की जगह या तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की या मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात की। इसलिए मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगा कि विभाजन के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो आरएसएस और मुस्लिम लीग है। गोडसे जो तर्क देते हैं उसमें यह है कि मुस्लिम लीग ने बंटवारे की मांग जरूर की,
लेकिन गांधी 15 अगस्त 1947 के आसपास जो दंगे चल रहे थे, जो हिंसा चल रही थी, उस दौरान जिस तरह के सुझाव हिंदुओं को दे रहे थे या देश को दे रहे थे या कांग्रेस के नेतृत्व को दे रहे थे, वो कुछ इस तरह के सुझाव थे जिससे मुस्लिम लीग का पक्ष ही जो है ज्यादा मजबूत हो रहा था। नोआखली से बड़ा इसका उदाहरण क्या हो सकता है? गांधी नोआखली में किसको बचाने गए थे? नोआखली में कौन मारा जा रहा था? देखिए, आपने कहा गोडसे एक विचार है। मैं पूरी ताकत से कहता हूं कि गोडसे भी एक विचार है, गांधी भी एक विचार है। गोडसे वो विचार है जो चीजों को सिर्फ और सिर्फ एक आंख से देखना पसंद करता है। ये वो वाला विचार है जिसमें अगर उन्होंने मुस्लिमों को बचाने के लिए एक बयान दिया तो उसको बड़ा करके दिखाया जाएगा, लेकिन नोआखली को खा लिया जाएगा। ये वो विचार है जो ये ध्यान ही नहीं देगा कि गांधी ने कहा था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा और जिन्ना से बात करूंगा कि जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको रोकें, और सिर्फ उसको एंटी हिंदू करके पेश करेगा। मेरा तो सीधा सवाल है कि ये इतने बड़े देशभक्त लोग आजादी से पहले क्या कर रहे थे? नाथूराम गोडसे का आजादी के पहले क्या इतिहास है? 18 प्लान बने, इनको मार देंगे, उनको मार देंगे, उनको मार देंगे, सारे प्लान असफल हो गए। जहां जरा सा भी डर था, जहां जरा सा भी खतरा था, वो सारा प्लान असफल हो गया। सफल कौन सा हुआ? एक 80 साल के बूढ़े आदमी को जाकर, निहत्थे आदमी को मार देना, जो बचाव भी अपना नहीं कर सकता है और जिसने अपने लिए सुरक्षा नहीं ली है। ये वो तर्क की मैं बात करता हूं तो मुझे हंसी आती है, और इसीलिए मैंने शुरुआत यहां से की थी कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व के बीच का ये संघर्ष है। गांधी एक हिंदू थे जिनके लिए हर इंसानी जान, वसुधैव कुटुंबकम जिनके लिए था, जिनके लिए हर इंसानी जान महत्वपूर्ण थे, जो कहते थे कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जानी रे। और ये एक हिंदुत्व था जो सिर्फ अपनी पीर लेकर रोता था, इसको दुनिया की पीर से कोई मतलब नहीं था, और अपनी भी काल्पनिक पीर लेकर रोता था। और इसीलिए उसको गांधी का किया सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नजर आता है। गांधी जहां पर हिंदुओं को बचा रहे थे, बंगाल में जितनी बड़ी हिंसा गांधी ने रोकी है, अगर मतलब आप सोच ही नहीं सकते। माउंटबेटन कहते हैं कि हमारी इतनी बड़ी सेना वो जो काम नहीं कर सकती थी, वो अकेला गांधी ने कर लिया। और बंगाल में कौन मारा जाता अगर खुली हिंसा होती तो? बंगाल में किसका हृदय परिवर्तन किया था गांधी ने? किसी हिंदू का किया था? सरकार मुस्लिम लीग की ही थी बंगाल में उस वक्त। तो और वहां किसकी औकात थी जाने की? बताइए, किसी की औकात थी सोहरावर्दी की उस गुंडागर्दी के बीच? पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस की औकात थी वहां जाके हिंदुओं की रक्षा करने की? वो गांधी की अहिंसा थी जिसने हिंदुओं की रक्षा की थी। लेकिन अशोक जी, मैं आधी चीज जोड़ दूं कि बस गांधी ने मुसलमानों को मारने की खुली छूट देने से इनकार कर दिया था, ये समस्या थी इनकी। अच्छा, 55 करोड़ का सवाल एक तो वो है। दूसरा, बहुत सर्दी पड़ रही थी जिन दिनों विभाजन के आसपास ही, और एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान से माइग्रेट होकर लोग दिल्ली आए, शरण ले रहे थे, और खाली पड़ी मस्जिदों में भी उन्होंने अपना अस्थायी आशियाना बनाया। वहाँ से भी गांधी जी ने, जो गोडसे कहता, मैं नहीं कह रहा हूँ, बकौल गोडसे कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, गांधी जी ने मस्जिदें खाली करवाने का आग्रह सरकार से किया। सरकार ने उसकी तामील की। एक चीज़, गोडसे ने कहा मुझे काफ़ी दर्द हुआ है देखकर, मैं शरणार्थी कैंपों में गया, हिंदुओं की स्थिति देखकर दर्द हुआ। मस्जिदें खाली कराई, उनकी कोई व्यवस्था नहीं कराई लोगों की, जिनके सिर पर से छत छीन ली थी, और वो बड़ी मजबूरी में वहाँ पर आकर रह रहे थे, कोई शौक से नहीं आए थे। 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिलाए गांधी जी ने अनशन करा के। ऐसा कोई अनशन गांधी जी ने मुस्लिम लीग के खिलाफ नहीं किया, जिन्ना के खिलाफ नहीं किया। शायद गांधी जी जानते थे कि उनकी अहिंसा जिन्ना और मुस्लिम लीग के सामने हार जाएगी, उन पर फर्क नहीं पड़ता, यानी मुसलमानों पर फर्क नहीं पड़ता, तो जिन पर पड़ता था उनसे करा लेते थे। और एक हैदराबाद वाला एक्शन, ये भी मैंने पढ़ा सुना कि हैदराबाद में जो वल्लभ भाई पटेल ने बाद में गांधी की हत्या के बाद में एक्शन किया, सेना वाला, और हैदराबाद के निजाम को भागना पड़ा, हैदराबाद का भारत में विलय हुआ, ये भी गांधी के रहते संभव नहीं था। और गोडसे का दावा है कि हत्या हो गई, इसलिए हैदराबाद का एक्शन भी सरलता से हो गया, वरना तो ये भी बड़ा कठिन था और फंस जाता हैदराबाद भी, जिस तरह से बाकी सारे मसले गांधी जी ने या तो उलझाए या फिर अपने रुझान के हिसाब से सरकार से फैसले करा लिए। इन सब का मिला जुला जवाब आपसे चाहूंगा, मुझे पता है कि विस्तार में एक तो बहुत मजेदार बात यह है कि आज़ादी की पूरी लड़ाई गांधी ने लड़ी, तो आज़ादी के बाद देश कैसा बनेगा वो आरएसएस कैसे तय करेगा?
जिसका कोई रोल जिस गोडसे के गुरुओं का और इस पर आएंगे बाद में कि आरएसएस और गोडसे का कितना। मैं वहीं आ रहा हूँ, अभी तो मैं अलग अलग करके ही बात कर रहा हूँ क्योंकि गोडसे को समर्थन करने वाले और ये किताबें वितरण करने वाले ज़्यादातर लोग वही होते हैं जो आरएसएस का भी समर्थन करते हैं। तो जो सारे लोग, और उनके भी तर्क वही होते हैं जो गोडसे के तर्क हैं, तो ये सारे लोग जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई हिस्सेदारी नहीं की, आज़ादी की लड़ाई में ना अपना खून बहाया ना किसी अंग्रेज़ का खून बहाया, वो आज़ादी के बाद अपनी वाली क्यों चलाना चाह रहे थे? जिसके नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, जाहिर तौर पर आज़ादी के बाद देश कैसे बनेगा ये वही फैसला करते, चाहे वो गांधी थे, चाहे नेहरू थे, चाहे पटेल थे, यानी कि कांग्रेस पार्टी जो अग्रणी थी वहाँ पे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, 55 करोड़ वाला मामला, प्यारेलाल जी का आप संस्मरण पढ़िए। प्यारेलाल जी साफ साफ बताते हैं कि उस अनशन की जो शर्तें मानी गई थी उसमें 55 करोड़ नहीं था। उसके आगे भी मैं कहता हूं चलिए मान लीजिए था, सब कुछ है। वो 55 करोड़ क्या था? भीख थी। दो देश आपस में बटे थे, उनके बीच में एक समझौता हुआ था कि आप 55 करोड़ रुपए देंगे। वो क्यों नहीं देंगे आप? एक बड़ी राशि थी जिसकी एक छोटी किश्त थी दरअसल, लेकिन टाइम आप अगर नहीं देते तो आपको क्या लगता है इंटरनेशनल फोरम में मामला नहीं जाता? अशोक जी, मैं टोक रहा हूँ, माफी, स्वागत है आपका, लेकिन वो टाइमिंग, कश्मीर में आपने कश्मीरनामा लिखी, वो टाइमिंग क्या थी? मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है। ये बयान उन्हीं लोगों का है कि हमें आपत्ति इस बात से थी कि कश्मीर में पाकिस्तान अपनी साजिशों को अंजाम दे रहा था। सरकार भी ये बात भारत की उस वक्त समझती थी, गांधी जी को समझ नहीं आ रहा था कि 55 करोड़ कहाँ लगेगा। देखिए, एक बहुत सीधी बात बताऊं कि जब दो देशों की बात होती है ना, और दो देशों में हमारी सरकार समझ रही थी, उनकी सरकार समझ रही थी, आप पाकिस्तानी राइटर्स की किताबें उठाइए तो एकदम दूसरे किस्से आ जाएंगे आपके सामने। आप हिंदुस्तानी राइटर्स की उठाइए, दूसरे किस्से आ जाएंगे। क्या हो रहा था एग्जैक्टली? जैसे कश्मीर का मामला है, कश्मीर में आप पाकिस्तान का आक्रमण याद करते हैं, कबायली आक्रमण, बिल्कुल मैंने सिद्ध किया है कि वो पाकिस्तान का आक्रमण था और पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजी थी, मुझे इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचिए ना कि उसी गांधी की वजह से कश्मीर के अंदर जहां सिर्फ 4% हिंदू थे और 1% के आसपास सिख थे, घाटी के अंदर एक बूंद खून नहीं गिरा था, जबकि वहीं नीचे जम्मू में 4.5 लाख मुसलमानों को वहां से भगाया गया था। देखिए, सच्चाइयां इतनी कॉम्प्लेक्स हैं। आज़ादी का और विभाजन का मामला ऐसा है कि कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर दाग नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो। वो एक भयावह समय था, एक भयावह निर्णय लिया गया था और सीमा से लोग इस पार और उस पार गए थे। दुनिया की सबसे बड़ी वो लोगों के ट्रांसफ़र की घटना थी और उसमें क्या क्या नहीं हुआ। आपने कहा मस्जिद में लोगों ने शरण लिया, उन्होंने मना किया, पलट दीजिए, यहाँ से लोग जाके मंदिरों में शरण लेते और वो नहीं हटाते वहाँ से, तो आप क्या करते? आपको सही लगता है ये? आप ये भूल जाते हैं कि आप सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं थे, आप दो आज़ाद मुल्क थे जिसके ऊपर अब यूएन की भी नज़र थी। ये छोटी छोटी घटनाएं, मान लीजिए दिल्ली में कत्लेआम हुआ होता, चलिए पंजाब में कत्लेआम हुआ, बाकी सब हुआ, दिल्ली में अगर जवाहरलाल नेहरू, गांधी और पटेल के नेतृत्व में अगर मान लीजिए मुसलमानों का कत्लेआम हुआ होता, तो आपको लगता है बड़ा आसान होता? उस समय का यूएन आज का यूएन नहीं था। आप थोड़ी देर के लिए सिद्धांत छोड़ दीजिए। दूसरी बात, शरणार्थी आए, उनका इंतजाम किया गया, उसमें बहुत परेशानी हुई। मेरा सवाल फिर है कि अगर आपने देखा, मान लीजिए आदरणीय नाथूराम गोडसे जी ने देखा कि शरणार्थी बहुत परेशान हैं, तो उनको सिर्फ एक तरीका उनको राहत देने का नजर आया कि गांधी को गोली मार दो। उन शरणार्थियों को जो पैसे उनको रिवॉल्वर खरीदने के लिए मिले थे, जो साथी उनको बंदूक चलाने के लिए मिले थे, उनको लेकर शरणार्थियों के पक्ष में उन्होंने क्या किया? गांधी ने अगर वहां से हटाने की बात की, मस्जिद से हटाने की बात की, तो वहीं जो गांधी के दो साथी थे, नेहरू और पटेल, वो जान लगाकर पुनर्वास व्यवस्थाएं ठीक करने में भी लगे हुए थे। दूसरी और तीसरी चौथी सभी बातें छोड़ दें तो एक सवाल मेरा सीधा है, क्या किसी भी व्यवस्था में असहमतियों का हल बंदूक से किया जाएगा? और अगर बंदूक से किया जाएगा तो वो कब तक चलेगा? मान लीजिए गांधी की हत्या हुई और उसके बाद हत्याओं का दौर शुरू हो जाता। एक पागल उठता, वो गोलवरकर की हत्या कराता, अगला पागल उठता, वो सावरकर की हत्या कराता, तीसरा पागल उठता, वो पटेल की हत्या कर देता, चौथा उठता, वो नेहरू की हत्या कर देता। चीजें कहां जाती? और यही नहीं मारे गए, लियाकत अली खान भी पाकिस्तान में मारे गए, आपको याद होगा। और पाकिस्तान में ये खेल शुरू हुआ, इसकी हत्या, उसको हटाओ, पाकिस्तान कहां पहुंचा आपने देखा। और ये कहना कि गांधी अपनी जिद से सब बर्बाद कर देते, ये अपने आप में बताता है कि गांधी को लेकर आपकी समझ कितनी उथली है। ये कहना कि निजाम के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करने देते, ये मूर्खतापूर्ण समझ है।
आपको एक गांधी का प्रसिद्ध डायलॉग आपको याद होगा कि जब कबायली हमला करते हैं, पाकिस्तानी सेना कबायलियों के भेष में हमला करती है और शेख अब्दुल्ला और सारे लोग उनका मुकाबला करते हैं, तो गांधी ने क्या कहा था कि आज अगर शेख अब्दुल्ला अपने सभी मुसलमान, हिंदू, सिख साथियों के साथ कबायलियों से लड़ते हुए गाजर मूली की तरह काट दिए जाएं तो भी गांधी एक बूंद खून नहीं बहाएगा, क्योंकि उन्होंने एक तरफ धार्मिक एकता का उदाहरण पेश किया है तो दूसरी तरफ देश के प्रति सर्वोच्च बलिदान का। तो देशभक्ति गांधी की किसी से कम थी। अहिंसा की बात करते हुए वो आदमी कबायली हमले में कहता है कि शेख अब्दुल्ला के सारे लोग मारे जाएं तो भी मैं दुख नहीं करूंगा। तो वो निजाम वो कहता नहीं बेटा तुम गिफ्ट में ले लो हमसे, हैदराबाद छेद कर दो हिंदुस्तान के अंदर। मूर्खतापूर्ण समझ है ये। किस रजवाड़े को मिलाने का गांधी ने विरोध किया, आप बताइए मुझे। ये बेकार की समझ है बिल्कुल। बलपूर्वक, हिंसापूर्वक, ये तर्क है कि गांधी बलपूर्वक और निजाम को सब कुछ बलपूर्वक नहीं किया गया था, ये भी समझ गलत है। आप भूल जाते हैं कि हैदराबाद में और जूनागढ़ में रायशुमारी हुई थी और जनता हमारे पक्ष में खड़ी हुई थी। जब जनता हमारे पक्ष में खड़ी हुई थी तो हमारा धर्म बन जाता था कि हम जूनागढ़ और हैदराबाद को खाली करवाएं। ये गांधी होते या नहीं होते, ये होता। गांधी क्या सेना के खिलाफ थे? गांधी ने कहीं लिखा है कि हमारी सेना नहीं होगी आजाद भारत? यही मैं आपसे पूछने वाला था। मेरे सवाल का ये विस्तार होने जा रहा था कि अच्छा ये बताइए मुझे कि क्या गांधी सेना के खिलाफ थे? और बहुत लोगों के दिमाग में सवाल आता है, क्योंकि जिन्होंने गांधी को पढ़ा भी नहीं, लेकिन फिर वही बात कि गांधी आज अप्रासंगिक होते भले जा रहे हों, लेकिन गांधी से अछूते हम आज भी नहीं हैं। तो कई बार होता है कि हम किताब नहीं पढ़ना चाहते या फिर अपने को कष्ट नहीं देना चाहते, है ना। पर एक सवाल तो मन में उठता है कि गांधी बड़े अहिंसक थे, अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। क्या गांधी सेना के खिलाफ थे? क्या गांधी हर तरह की हिंसा के खिलाफ थे? और क्या गांधी परमाणु बम बनाने के खिलाफ होते? क्योंकि उन्हीं के अनुयायी, उन्हीं की विरासत संभालने वाले नेहरू ने आगे चलकर न सिर्फ सेना को मजबूत बनाने में अपनी आस्था जताई, बल्कि अगर मैं कहूं और करेक्ट कीजिएगा कि शायद परमाणु बम का बीज भी पड़ गया था। एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो सब जो कुछ हुआ। तो मुझे आपसे यही पूछना है कि गांधी की अहिंसा को हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या? एकदम नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने जो कश्मीर का एग्जांपल दिया उसी को दोहरा लीजिए आप, कि एक आदमी कहता है कि पाकिस्तान ने चूंकि छल पूर्वक हमारे ऊपर आक्रमण किया है, तो हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए अगर हमारा शेख अब्दुल्ला, और गांधी शेख अब्दुल्ला को बहुत प्यार करते थे। शेख अब्दुल्ला ने कई बार ये लिखा है, जब उनकी गिरफ्तारी हो गई तो कई बार वो लिखते हैं कि आज अगर गांधी जिंदा होते तो मेरे साथ ये नहीं होता। तो वो आदमी शेख अब्दुल्ला को कहता है कि शेख अब्दुल्ला अपने साथ के हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के साथ लड़ते हुए अगर सारे लोग मारे जाएं तो भी गांधी एक बूंद आंसू नहीं बहाएगा। अहिंसा है क्या? अहिंसा और कायरता में भेद करना हमको सीखना पड़ेगा। गांधी सबसे, अगर कम कहा जाए, शून्य कहा जाए, तो सबसे शून्य कायर व्यक्ति थे। कायरता उनको छू के भी नहीं गई थी, और गांधी अहिंसक थे। ये दोनों पैरेलल चीजें थी। आप जब कहते हैं कि गांधी अहिंसक थे, इसका मतलब ये नहीं था कि गांधी किसी वायसराय को देख के उसके पैर में पड़ जाते थे। गांधी वायसराय से आंख में आंख मिला के बात करने वाला व्यक्ति था, और आप जानते हैं कि आंख से आंख मिलाकर जो व्यक्ति बात करता है वो अहिंसक होता है, कायर नहीं होता है। कायरता है एक 80 साल के बूढ़े की, आरक्षित की हत्या करना। बंदूक हाथ में लेने से आप वीर नहीं हो जाते हैं। बंदूक हाथ में भगत सिंह ने भी ली थी, और बंदूक हाथ में गोडसे ने भी ली। लेकिन भगत सिंह ने क्या किया? भगत सिंह ने बम फेंका और शान से खड़े रहे कि गिरफ्तार हों, क्योंकि उनको अपने विचारों की पवित्रता पर भरोसा था और वो विचार उनको कोर्ट में कहने थे। भगत सिंह ने जब बंदूक उठाई, लाला लाजपत राय की हत्या के बाद गुस्से में थे, उस समय उन्होंने बंदूक उठाई और जो किया वो किया, उस पर वो अलग से कभी बात करेंगे। भगत सिंह ने बंदूक उठाई तो साथ में किताब भी उठाई, एक पूरी थ्योरी दी, और अंत में जाकर यहां तक कहा कि इंकलाब की तलवार जो होती है विचारों की शान पर तेज होती है, और अपना पक्ष चुना। सबसे बड़ी बात होती है पक्ष। उन्होंने पक्ष चुना गरीब, मेहनतकश और मजदूर और शोषित के साथ, और पूंजीपति के खिलाफ लड़ाई की बात। गांधी ने अपना पक्ष चुना। तो गांधी की जो अहिंसा थी वो जितना सिद्धांत थी उतनी ही स्ट्रेटजी भी थी। भारत जो उस समय आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, वो बिना अहिंसा के स्ट्रेटजी के लड़ा ही नहीं जा सकता। आपने कहा गांधी अप्रासंगिक हो रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे समय में गांधी सबसे ज्यादा प्रासंगिक होकर उभर आया है। नहीं, आपने कहा था।
हाँ, वो कहा था कि होना शुरू 47 के बाद होना शुरू वो हो गए आपने थे। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, 2019 की बात कर रहा हूँ कि आप देखिए देश में एक मूवमेंट खड़ा होता है। पहले दिन थोड़ी बहुत हिंसा विंसा होती है, अगले दिन से क्या लेफ्ट, क्या सेंटर, क्या सोशलिस्ट, सबको गांधी याद आ जाते हैं। सब जमीन पे बैठ के जो है वो नारा लगाना शुरू करते हैं और सब कहते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी तो चाहिए। गांधी स्ट्रेटजी नहीं है, गांधी स्ट्रेटजी है। गांधी हमारे समय के 19वीं 20वीं सदी के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, और पॉलिटिकल लीडर स्ट्रेटजी के बिना कैसे हो सकता है? जो हजारों लाखों की जनता थी, जो जमींदार से डरती थी, जो साहूकार से डरती थी, जो पुलिस के सिपाही से डरती थी, जो औरतें थी जो घर से कभी बाहर नहीं निकलती थी, आज देखिए मुस्लिम औरतें गांधी के रास्ते से बाहर निकली हैं। 70 साल से किसी रास्ते से मुस्लिम औरतों को सड़क पे नहीं निकाल पाया था, गांधी के रास्ते से देखिए वो सड़क पे आके खड़ी हो गई हैं और कितनी हिम्मत के साथ खड़ी हैं। तो गांधी वो स्ट्रेटजी थी पूरी की पूरी अहिंसा की। और जब मैं स्ट्रेटजी कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ताकत आ जाए तो आप अपने से कमजोर को दबा दीजिए। गांधी की अहिंसा कुल मिलाकर अगर मैं कहूं आपसे, तो वो ये थी उत्पीड़न नहीं, लेकिन अधिकार की रक्षा। किसी का अधिकार छीनने के लिए हिंसा नहीं, लेकिन अपने अधिकार की रक्षा के लिए अहिंसा पूरी ताकत के साथ। और सेना वाला सवाल मेरा रह गया आपसे। मुझे नहीं लगता कि गांधी सेना के खिलाफ थे। मुझे जितना मैंने पढ़ा है गांधी को, कभी मैंने कभी सैन्यवाद के खिलाफ जरूर वो होंगे। यहां भी हमें समझना चाहिए कि सेना और सैन्यवाद दो चीज है। आपने नेहरू का जिक्र किया और एटॉमिक सेंटर का। एटॉमिक एनर्जी जो है वो दुनिया की सबसे, आप जानते हैं कि जरूरी एनर्जी है। तो परमाणु ऊर्जा का होना और परमाणु बम के नाम पर धमकाना, ये दो अलग चीजें हैं। धमकाने के तो बिल्कुल खिलाफ होते, लेकिन परमाणु ऊर्जा के साथ होते। गांधी बदले भी हैं, और गांधी होते तो और बदलते। आप इतना सोचिए, आप तो गांधी को खूब पढ़ते हैं, कि क्या गांधी 1947 तक वही गांधी थे जो हिंदू स्वराज वाले थे? बहुत फर्क था। तो विचारधारा में अगर धारा नहीं है तो वो विचार तालाब बन जाता है और सड़ने लगता है। सच है। और गांधी तो अपने जीवन के जो अंतिम दिन थे उसमें वो गांधी भी नहीं थे जो शायद साल भर पहले, 2 साल भर पहले भी, बिल्कुल है ना। और नेहरू के साथ भी यही है। नेहरू के साथ भी है, 47 के बाद वाले नेहरू सभी के साथ है। और जो नहीं बदले वो नष्ट हो गए। जो समय के साथ, जो अनुभवों के साथ सीखता नहीं है और बदलता नहीं है, वो तो एक रूढ़ व्यक्ति हो सकता है, वो समाज के लिए किसी काम का नहीं है। समाज के लिए वही काम का होता है जो लगातार अपने विचारों को परिमार्जित करता चला जाता है। भाई, धर्म में और विचारधारा में, आधुनिक विचारधाराओं में क्या फर्क है? धर्म में आपके पास एक पवित्र किताब है, एक आपके पास कुरान है, एक आपके पास बाइबिल है। हिंदू धर्म में कोई एक ऐसी किताब नहीं है, कोशिश किया जा रहा है बनाने की, लेकिन ऐसी कोई किताब हमारे यहाँ नहीं है। तो इस्लाम और उसको अगर आप देख लीजिए, सेमेटिक जो रिलीजन्स हैं, कि एक किताब है, उस किताब से आप एक कदम भी आगे पीछे नहीं करेंगे। होता क्या है कि 16वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी के बनाए हुए नियम आप आज लागू करना चाहते हैं, जिससे दिक्कतें पैदा होती हैं। विचारधारा के साथ तो ये नहीं है ना, विचारधाराएं तो बदलती हैं। सच है। हम बात गांधी के अंतिम दिनों की कर रहे थे, तो मुझे याद आ रहा है कि गांधी बहुत निराश दिखते हैं कई बार कहते हैं कि मैं और जीना चाहता हूं, और कई बार कहते हैं कि ये सब देखने से बेहतर था कि मेरी मौत हो जाती, मैं मर जाता। एक चीज है, गोडसे ने अपने बयान में कहा है कि गांधी उतने बहादुर भी नहीं थे कि अहिंसा के अपने सिद्धांत की हार को स्वीकारते। और एक चीज ये भी है कि गांधी अपने अंतिम दिनों में ये उल्हाना दे रहे हैं कि शायद मेरी अहिंसा हार गई, या फिर शायद मैं तुम्हें ही नहीं समझा पाया कि अहिंसा क्या है, या फिर शायद कांग्रेसियों ने मेरी अहिंसा को स्ट्रेटजी के तौर पर मंजूर किया था, लेकिन उसे ऐसे जज्ब नहीं किया था जैसे कि मैंने कभी अपेक्षाएं की थी। तो गांधी की अहिंसा सिद्धांत के तौर पर ठीक है, एक ऐसे स्टेट में, एक ऐसे राष्ट्र में, एक ऐसे समाज में आदर्श हो सकती है जहां सब ठीक 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 चल रहा है। लेकिन गांधी की अहिंसा क्या वहां भी काम करती है जब केओस हो, जब समाज में एक खदबदाहट हो, बहुत सारे विचार हों, और कई बार यह भी लगता हो कि नहीं, सिर्फ अहिंसा का ही रास्ता ठीक नहीं है, बल्कि कई बार यह भी जरूरी है कि हिंसक रास्ते भी अपना लिए जाएं। और यहां मैं एक चीज जोड़ दूं कि दक्षिणपंथी संगठनों में, हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों में अक्सर ये कहा जाता है कि शांति तो ठीक है, लेकिन हमारे हिंदू देवी देवताओं की ओर जरा देखिए, उनके हाथ में हथियार हैं। हथियार ना हो तो शांति होनी संभव नहीं है। मुझे मालूम नहीं है कि इसमें मेरा सवाल कहां है, लेकिन क्या कोई सवाल बन रहा है?
ढेर सारे सवाल बन रहे हैं। एक तो बाकायदा एक किताब ही है जिसमें ये डिस्कस किया गया है कि हिंदू देवी देवताओं के हाथ में हथियार कौन है, क्यों है। आप ये देखिए कि जो हिंदू देवी देवता हैं, तमाम देवी देवता हैं, वो रक्षा किसकी कर रहे हैं, वो किस दौर के लोग हैं। वो नायक हैं कबीलाई समाज के। प्राचीन होने का नुकसान फ़ायदा ये है कबीलाई समाज के हैं, चाहे वो, और यहाँ तक कि इस्लाम के साथ भी मोहम्मद साहब जिस समाज में ऑपरेट करना शुरू करते हैं वो कौन सा समाज है, कबीलाई समाज है, जहाँ अलग अलग तरह के लोग हैं। और उस कबीलाई समाज में वर्चस्व का युद्ध है। राम और रावण का जो युद्ध है वो दो संस्कृतियों के वर्चस्व का युद्ध है। एक राक्षस संस्कृति है, एक देव संस्कृति है, दोनों के बीच में वर्चस्व का युद्ध है। उस वर्चस्व के युद्ध में हथियार चलता है और तमाम सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो हथियार का होना हिंसा नहीं है सिर्फ, और हथियार का ना होना सिर्फ अहिंसा नहीं है। गाली देना हिंसा नहीं है, उत्पीड़न हिंसा नहीं है, बिल्कुल। पति द्वारा पत्नी को पीटा जाना हिंसा नहीं है। स्कूल में बच्चों को पीटा जाना हिंसा नहीं है। दरअसल होता क्या है कि जब आप जनरलाइज करते चीज़ों को केवल प्रतीकों के तौर पे देखने लगते हैं तो फिर वही होता है कि जिसने जीन्स पहना वो मॉडर्न और जिसने धोती पहनी वो प्राचीन। और इसमें आप जानते हैं नितिन की अक्सर धोखा होता है। हमने जीन्स वालों को जितना सामंती देखा है उतना ही धोती वालों को आधुनिक भी देखा है। सच। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, 80 साल के किसी बूढ़े की कल्पना कीजिए। पता नहीं आपकी उम्र अभी कम है, आपके दादाजी अभी उस उम्र में पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। मेरे दादाजी पहुंचे हुए थे, नाना जी पहुंचे हुए थे। 80 साल के बूढ़े के साथ दिक्कत ये होती है कि उसको पता होता है कि वो कितना भी जीना चाहे उसके पास बमुश्किल 5 या 10 साल है। और सपने यार सबके पास होते हैं। हम जवान हैं, आप जवान हैं, मैं थोड़ा सा बूढ़ा हूं, तो ऐसा नहीं कि हमारे पास सपने होते हैं। सपने सबके पास होते हैं। गांधी के भी अपने सपने थे। जो परिवर्तन आया वो मैं जहां तक मैं समझ पाता हूं, जितना मुझे समझ में आता है कि एक व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करना और एक नई व्यवस्था निर्मित होना, ये दो अलग अलग फेज। 15 अगस्त 1947 से पहले नेहरू एक हैं, पटेल एक हैं, दोनों अपने अपनी व्यक्ति हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री हैं, पटेल इस देश के गृह मंत्री हैं। दोनों के सामने कुछ फौरी जिम्मेदारियां हैं, दुनिया भर का प्रेशर है, सर पे माउंटबेटन बैठे हुए हैं और इन सब के बीच उनको निर्णय लेना है। मैं हमेशा नेहरू और शेख की जब बात करता हूं, नेहरू और शेख दांत काटी रोटी जैसी थी। शेख जब आते थे नेहरू के घर ठहरते थे, सब कुछ था। लेकिन वही नेहरू शेख को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तारी के बाद जब शेख छूटते हैं और दिल्ली आते हैं तो नेहरू के घर ठहरते हैं। तो ये वहां तक क्या था कि वहां तक शेख और नेहरू सबके कॉमन दुश्मन कौन थे? अंग्रेज और हरि सिंह, यानी कि जो सामंती राजा थे और जो अंग्रेज थे। लेकिन जो ही अलग होते हैं तो शेख अब्दुल्ला प्रीमियर होते हैं कश्मीर के और आप प्रीमियर होते हैं पूरे हिंदुस्तान के। आपका हित यह है कि हिंदुस्तान कितनी जल्दी से जल्दी कश्मीर को अपने बाउंड में ले ले। उनका हित इसमें है कि कश्मीर के लिए कितनी ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें हासिल कर लें। तो आप नहीं बदलते हैं, आपके रोल्स बदल जाते हैं। गांधी ने प्रीमियर का रोल लिया नहीं, गांधी प्रीमियर का रोल नहीं ले रहे थे। गांधी लगातार संघर्ष में थे। उन्होंने कोशिश की बार बार दंगे रुकवाने की, बाकी सारी चीजें, सलाहें दे रहे थे, प्रेशर बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन वो रोल नेहरू के पास था। गांधी को किसी चर्चिल को जवाब नहीं देना था, गांधी को किसी यूएन की मीटिंग में नहीं बोलना था, गांधी को कहीं वो उतने सारे सांसद थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके और सरदार पटेल और कौन कौन लोग थे, उनके बीच में गांधी को भाषण नहीं देना था। वो सामने गांधी के पढ़ते तो सब गांधी को हाथ जोड़ लेते, वो सम्मान उन्होंने पा लिया था। लेकिन नेहरू और पटेल को वो रोज बरोज की दिक्कतें सुलझानी थी। जैसे पटेल की अगर चली होती तो पक्का बाहर पुलिस वाले 4 लग गए होते, हर आदमी की जांच होती और गांधी की जान बच गई होती। तो 80 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कई बार कुछ चीजें आपके मन में रूढ़ हो जाती हैं, हो गई होंगी कुछ। कई बार उनको लगता होगा कि मैं जो चाहता हूं वो नहीं कर पाया, लगता होगा, बहुत सामान्य सी बात है। मैं कह रहा हूं कि गोलवरकर के भी अगर अंतिम दिनों को आप देखेंगे तो हो सकता है उनको गोलवरकर के यहां कम निराशाएं हैं। आप गोलवरकर को पढ़ना शुरू करते हैं, बीच बीच में कितनी निराशाएं हैं। एक पत्र भी उनका कल मैं पढ़ रहा था जिस पत्र में वो कहते हैं कि ऐसा लगता है जीवन बेकार गया। जो एक उनकी वसीयत है जो उनके मरने के बाद खोली गई है, उसमें कम निराशा है। तो जब आप एक लंबा जीवन जीते हैं, जीवन के अंत में सब निराश दिख रहे हैं। निराशाएं भी होती हैं, आशाएं भी होती हैं, जहां से आप चीजों को देख पाते हैं। तो गांधी का जितना विराट दर्शन था, बिल्कुल तय है कि बहुत सारी चीजें उनको लग रही थी कि जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। लेकिन नितिन, यही तो इतिहास है। सब कुछ अगर आपके सोचे हुए हो जाए तो फिर तो उपन्यास हो गया ना, कि जैसा कई बार तो उपन्यास में भी नहीं होता, आपके पात्र आपसे लड़ने लगते हैं। तो ये तो इतिहास है। और नेहरू और गांधी और पटेल एक ही पार्टी में रहने के बावजूद तीनों की अपनी अपनी समझदारी थी। तीनों शानदार मनुष्य थे, तीनों पढ़े लिखे थे और तीनों भारत के लिए अपना सपना देखते थे। उसमें सारी चीजें कॉमन नहीं थी।
बहुत सारी चीजें आपस में टकराती थी और ये बहुत सामान्य सी बात है। अगर नहीं टकराती तो वो भक्त टाइप का होता मामला कि गांधी ने जो कहा वही सही। वो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स थे, गांधी के शिष्य होने के बावजूद उनकी अपनी समझदारी थी और उस समझदारी के चलते गांधी के साथ उनके विवाद भी होते थे। आप जानते हैं कि मरने से पहले उन्होंने ये कहा था कि सरदार पटेल और नेहरू साथ मिलकर काम करें, मैं यही चाहता हूं। तो वो था सरदार पटेल के अपने सोचने में, लेकिन वो अपने आखिरी दिन भी, उससे बड़ी बात मैं आपको मुलाकात इन्हीं सब मामलों में कर रहे थे कि कम्युनिस्टों से तो गांधी की कभी नहीं पटी। बिल्कुल कम्युनिस्ट गांधी को, लेकिन बात यह है कि चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे नेहरू हो, चाहे पटेल हो, चाहे गांधी के 1001 आलोचक हैं, सिर्फ नाथूराम गोडसे और उसके लोग थे जिनको यह सूझा कि इनकी हत्या की जाए। असहमतियां होना, अलग अलग सपने होना और उन सपनों के लिए संघर्ष करना लोकतंत्र की यह खूबसूरती है और यह तानाशाही है, ये अधिनायकवाद है कि जो हमसे सहमत नहीं होगा हम उसको गोली मार देंगे। ये इसीलिए गोडसे की शिकायतें जो हैं वो आपको कई बार लॉजिकल लग सकती हैं, लेकिन उन शिकायतों का जो हल उसने निकाला, उस हल के चलते समझ में आता है कि ये शिकायतें नहीं थी। ये शिकायतें दरअसल असहमत व्यक्ति को रास्ते से हटाने के बाद जस्टिफिकेशन था। गांधी बहस के लिए तत्पर थे। गोडसे ने क्यों नहीं पत्र लिखा? गांधी का पुत्र अपने पिता के हत्यारे को पत्र लिख सकता है, गोडसे गांधी को पत्र नहीं लिख सकते थे। आमने सामने बैठ के कभी बात नहीं कर सकते थे। 20 साल से हत्या की योजना बना रहे थे और बाद में कहते हैं इसलिए मारा। सारा सवाल तो सावरकर को इस देश में गोली नहीं मारी गई, इस देश में नेहरू ने पटेल की हत्या नहीं करवाई। आप देखिए कि बनारसी दास टंडन जो हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये क्या नाम है उनका, जो पुरुषोत्तम दास अध्यक्ष बन जाते हैं कांग्रेस के। नेहरू भयानक नाराज हैं, लेकिन हत्या तो नहीं की, साथ में काम किया। सुभाष ने नहीं की, जिन्ना की नहीं हुई, जिन्ना की हत्या नहीं हुई और जिन्ना ने हत्या नहीं करवाई, जिन्ना ने गांधी की हत्या की कोशिश नहीं करवाई। नेहरू ने जिन्ना की हत्या कितनी मुश्किल थी। अगर मान लीजिए कांग्रेस पूरी तरह से चाह देती तो जिन्ना की हत्या कितनी मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी। लेकिन पूरी आजादी की लड़ाई में आपस में हत्याएं हुई ही नहीं है। ना वामपंथियों ने, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट के लोग थे, उन्होंने कांग्रेसियों की हत्या की है, ना कांग्रेसियों ने वामपंथियों की हत्या की। क्या वजह थी इसकी? वजह यह थी, लीग को अभी मैं थोड़ी देर छोड़ देता हूं। वजह यह थी कि एक तो म्यूचुअल सम्मान था, आपसी सम्मान था, आधुनिक लोग थे, और दूसरा ये कि एक कॉमन उद्देश्य सबका था, अंग्रेजों को बाहर करना। नहीं तो अंग्रेजों की हत्या भी नहीं दिखती उतने बड़े पैमाने पर। नहीं हुई अंग्रेजों की हत्या, नहीं, क्योंकि हत्या करके बाहर नहीं करना था। हत्या करके बाहर आप कर भी नहीं पाते। तो इस नुक्ते पर गांधी से सब सहमत थे? किस चीज पर? कि हत्याएं नहीं करनी है, अंग्रेजों की भी नहीं करनी है। देखिए, ये भी वही टेक्निकल वाला सवाल है। सहमत तो नहीं थे। भगत सिंह ने भी शुरुआत हत्या से ही की थी। मैं भगत के बाद के काल की बात कर रहा हूं। बाद के काल की, वही सही काल है बात करने के लिए। उस काल तक सबके समझ में आ गया था कि इंडिविजुअल जो आतंकवाद है, इंडिविजुअल जो आतंकवाद भी ना कहिए आप, हीरोइज्म है, वो इंडिविजुअल हीरोइज्म से 2-4 अंग्रेजों को मार के कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए भगत सिंह के बाद वाला काल, चाहे कितनी भी धाराएं रही हो, मूलतः वो गांधी का काल था। गांधी सबसे डोमिनेटिंग पर्सनालिटी थे, और जो गांधी को नहीं भी मान रहे थे वो गांधीवादी आंदोलन चला रहे थे। पक्षधरता का थोड़ा सा समस्या थी, वो समझना पड़ेगा कि वामपंथी आंदोलन जो था वो मजदूरों और किसानों के आंदोलन खड़े करने के पक्ष में था। गांधी मजदूरों और किसानों के आंदोलन खड़े करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि पूंजीपतियों को वो अपना दुश्मन नहीं मानते थे। तो यहां दिक्कत थी। आप देखिए, नौसेना विद्रोह होता है, गांधी उसके साथ नहीं है। जब भी लेबर अपना मूवमेंट करते हैं तो गांधी देवता मेरे लिए नहीं है, मैं गांधीवादी नहीं हूं, ये बहुत सीधी बात है। लेकिन ये तरीका कि मास मूवमेंट से आजादी, गांधी का अगर तरीका एक लाइन में कहना हो तो क्या हो, मास मूवमेंट से, मास प्रेशर से आजादी मिल सकती है, जनता को साथ में लेकर। भगत सिंह के साथ क्या था, भगत सिंह ने ये चीजें धीरे धीरे सीखी थी। अंत में वो कहते हैं कि जब तक जनता साथ में नहीं होगी, जब तक किसानों और मजदूरों के बीच में नहीं जाएंगे। गांधी ने धीरे धीरे ये चीजें सीखकर और बिल्कुल प्रैक्टिस में ला ली थी कि मास मूवमेंट के सहारे ही एक बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। तो अशोक जी, आप ये मानते हैं कि गांधी के रास्ते से देश आजाद हुआ? हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। गोडसे ये कहते हैं कि अगर गांधी के रास्ते से देश आजाद हुआ है, अंग्रेज हारे हैं और इसलिए देश छोड़ रहे हैं, तो फिर क्या वजह है कि हम अंग्रेजों के साथ टेबल पर बैठकर पाकिस्तान हार रहे हैं? हम तो जीते हैं ना। कहां पाकिस्तान हम हार रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, कहां पाकिस्तान हार रहे हैं। और गांधी के रास्ते से आप ही नहीं लड़ाई लड़ रहे थे, गांधी के रास्ते से वो लोग भी लड़ाई लड़ रहे थे जो बाद में मैं आपको एक जो गांधी को नहीं मानते, जो एक मजेदार सा एग्जांपल देता हूं, मियां इफ्तिखारुद्दीन का। मियां इफ्तिखारुद्दीन जो थे वो लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
और शानदार आधे कम्युनिस्ट, आधे जैसे सोशलिस्ट पूरी धारा थी, वो थे, सब कुछ था। फैज के बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, नेहरू से बड़ी पट्टी थी, सब कुछ थी। अचानक से लीगी हो गए जब पाकिस्तान का मामला हुआ। लीगी हो गए तो लीगी हो गए, और जब पाकिस्तान बना तो उनको मिनिस्टर बनाया गया। अब जब मिनिस्टर बन गए तो उनको फिर पुराना सोशलिज्म अपना याद आया। उन्होंने कहा भूमि सुधार लागू होना चाहिए। जब भूमि सुधार की बात उन्होंने की तो उनको बाहर फेंक दिया गया मिनिस्ट्री से हटा के। उसके बाद उन्होंने एक अखबार शुरू किया फैज के साथ मिलके, वो अखबार बंद करवा दिया गया बाद में। अयूब खान ने उसको जब्त करवा लिया, और इफ्तिखारुद्दीन साहब गांधी गांधी करते हुए मरे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो पाकिस्तान किसी को किसी ने गिफ्ट नहीं किया। आप आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे मिलके, आपको एक हिंदुस्तान मिलना था। बीच में मुस्लिम लीग पैदा हो गई, बीच में हिंदू महासभा और आरएसएस पैदा हो गए। एक ने कहा हमें हिंदू चाहिए, एक ने कहा हमें मुस्लिम चाहिए। मुस्लिमों ने एक जगह कंसंट्रेट किया, वो जगह उनको मिल गई मुस्लिम लीग। हमारे यहाँ ये अच्छा रहा कि हमारा जो हिंदू नेतृत्व था, जो हिंदू हमारी जो जनता थी, वो आरएसएस के साथ और हिंदू महासभा के साथ उतनी नहीं खड़ी हुई जितनी कांग्रेस के साथ खड़ी हुई। और इसीलिए जब हमें जो देश मिला, उसमें हमने तय किया कि ये कोई हिंदू देश नहीं होगा, ये सेकुलर देश होगा। तो ये सेकुलर देश हुआ। बार बार ये सवाल, एक और हाँ, बात जी जी, कि ये जो सामंती युद्ध की कल्पना है ना, कि अंग्रेजों से कोई हमारा ऐसा युद्ध चल रहा था कि उधर से उनकी सेना आई, इधर से हमारी सेना आई, और जय शिवाजी का नारा लगा और हमने हत्या कर दी और हम जीत के झंडा फहरा दिए, ऐसा होता नहीं है। आधुनिक जितनी भी आज़ादियां हुई हैं, आधुनिक जितने भी राज्य बने हैं, वो बातचीत से, उसमें संघर्षों का उतना ही रोल रहा है जितना अंतर्राष्ट्रीय दबावों का रोल रहा है, जितना बातचीत का रोल रहा है। तो ये सारा कुछ हुआ। अब कोई कह सकता है कि माउंटबेटन को गवर्नर क्यों बनाया गया जब अंग्रेज हार गए थे? तो मैं पूछ सकता हूं कि जो गवर्नर था वो अपने गुलामों को घर बुला के खाना क्यों खिलाता था? वो जब गांधी जाते थे उनके घर, तो क्यों वो अपनी पत्नी को लेकर दरवाजे पर उनको रिसीव करने के लिए चले आते? गांधी के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था होती थी। विशेष भोजन की व्यवस्था होती थी। बेटी की डायरी पढ़ रहा था जो वो डेली लिखती थी। हाँ, बिल्कुल। वो पूरी किताब जो आई अपनी माँ पे आई, उसमें उन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ। तो मतलब उस तरह की लड़ाई थोड़ी थी भाई, उस तरह की लड़ाई ये थी ही नहीं। अच्छा, आज भी एक सवाल उठता है और तब भी उठा था, और मेरा ख्याल है गोडसे ने भी उठाया था। और हम चूंकि बार बार गोडसे की बात कर रहे हैं, तो मेरे हर सवाल में मुझे लगता है कुछ ज्यादा गोडसे की बात ज्यादा हो, इसलिए भी हो गई क्योंकि अभी जो 30 जनवरी को एक लड़के ने बंदूक उठाई, उसे सोशल मीडिया पर गोडसे से जोड़कर बहुत देखा गया। क्योंकि सामने जो चल रहा था वो एक अहिंसक आंदोलन था। सहमत हो असहमत हो वो एक अलग बात है। पुलिस खड़ी थी, एक अहिंसक आंदोलन चल रहा था। तो अपने इस सवाल को मैं थोड़ी देर में मुलतवी करता हूं, लेकिन बताता हूं कि गोडसे की बात इसलिए भी चल रही है। गांधी अप्रासंगिक होते दिखे, ये भी मान रहे हैं कि गोडसे को लेकर इंटरेस्ट है लोगों के बीच में। और सोशल मीडिया पर भी वो लोग, शायद हो सकता है लाउड हों, जो कहते हैं कि गांधी की हत्या ठीक हुई और गोडसे जी अमर रहें और गांधी की हत्या वध है। इसलिए गोडसे की चर्चा ज्यादा हो रही है क्योंकि ऐसा लगने लगा है कि गांधी का असर खत्म हो रहा है। और जो आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि गोडसे के विचारों का समर्थन करने वाले और गोडसे की दलीलों को प्रचार देने वाले, ये तो वही लोग हैं। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं जितना आपने कहा, लेकिन उन्हीं लोगों का एक आनुषंगिक संगठन आज सत्तारूढ़ भी है। तो गलत सही में नहीं जाके मैं ये कह रहा हूं कि उन विचारों को मानने वालों की तादाद ज्यादा नहीं बढ़ गई है क्या? ये आप मानते हैं? इतिहास में होता है, इतिहास में कई बार होता है, जब निराशा का दौर आता है तो विलन को हीरो की तरह पेश किया जाता है। आप ये सोचिए कि गोडसे कौन है? छोड़ दीजिए गांधी को, भूल जाइए। गोडसे कौन है? गोडसे हमारे संविधान और हमारे कानून के द्वारा घोषित किया हुआ एक हत्यारा है, जिसको दफा 302 में फांसी हुई थी। तो गोडसे के समर्थन का मतलब क्या है कि आप सीधे हमारे संविधान, हमारे कानून पर सवाल उठा रहे हैं। और आप देखिए कि वही ताकतें जो एक तरफ गोडसे को हीरो बनाती हैं, वही पूरा संविधान, पूरा कानून बदलने की भी बात करती हैं। वही संविधान का पूरा स्ट्रक्चर बदलने की बात करती हैं। वही कभी संविधान जलाते हुए देखी जाती हैं, कभी संविधान मुर्दाबाद कहते हुए देखी जाती हैं, कभी कहती हैं कि आरएसएस ने भी क्या किया था। आरएसएस ने गोलवलकर ने जो पहला प्रपोजल दिया था वो यही दिया था कि नए कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास मनुस्मृति है, उसको कानून की तरह लागू किया जाए। तो दरअसल ये जो लड़ाई है वो आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है। एक आइडिया ऑफ इंडिया है जो मैं हमेशा कहता हूं कि 1857 से 1947 के बीच में ऐसा नहीं है कि इसी में बना था। हमारा जो 1000 साल का इतिहास है उसमें वो बनता हुआ चला आया था, पकता रहा। हाँ, तब उसमें बना हुआ था, उससे सारी चीजें थी। लेकिन 1857 से 1947 के बीच में जो कंसंट्रेटेड लड़ाई हमारी एक फॉरेन ताकत के खिलाफ, एक कॉलोनियल ताकत के खिलाफ हो रही थी, उसमें दुनिया भर का जो आधुनिक ज्ञान था, दुनिया भर की जो आधुनिक समझ थी, उसके साथ मिलकर एक आइडिया ऑफ इंडिया डेवलप हुआ, जिसमें एक ऐसे लोकतांत्रिक देश की परिकल्पना आई जहां
सभी धर्म सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर रहें, सबके पास बराबर का अधिकार रहे। और इसी के पैरेलल जो अभी इसके पहले सवाल में हम बात कर रहे थे कि एक ऐसे अतीत जीवी विचारधारा का जन्म हुआ जो मूलतः कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पुरानी विचारधारा थी या हमारे धर्म के किसी उससे आ रही थी। ये विचारधारा जो 19वीं 18वीं सदी में यूरोप में जो एक खास तरह का नेशनलिज्म डेवलप हुआ था, या आप देखते हैं कि ये सारे हिटलर के बड़े प्रशंसक रहे हैं, ये सब मुसोलिनी के प्रशंसक रहे हैं। तो हिटलर और मुसोलिनी नेशनलिज्म के जिस उससे निकल कर आए थे, स्कूल से निकल के आए थे, उसकी एक भोंडी सी नकल थी जिसमें प्राचीन कल्पनाओं को, प्राचीन कुछ इतिहास और कल्पनाओं को मिलाकर एक ऐसी विचारधारा तय की गई जिसके हिसाब से कोई हमारे पास जो हमारा प्राचीन गौरव था वो हमको हासिल करना था। इसको नया कुछ नहीं हासिल करना था, इसको प्राचीन गौरव हासिल करना था। इसीलिए जब युद्ध की बात करेंगे तो ये उसी टर्म में युद्ध देखेंगे, राम रावण युद्ध जैसा युद्ध देखेंगे। जब आप बाकी चीजों की, समाज की बात करेंगे, पारिवारिक संरचना की बात करेंगे, और देखिए ये कुछ नहीं है, ये नागपुर के एक मोहल्ले से उभरा हुआ हिंदुत्व का विचार है जो मूलतः सवर्णवादी हिंदुत्व है। इस हिंदुत्व में, गोडसे के हिंदुत्व में स्त्री के लिए, दलित के लिए, किसी के लिए कोई जगह नहीं है। इन सबको पान की तरह यूज किया जाता है, यूज करके फेंक दिया था। ये मूलतः ब्राह्मणों का, ये मूलतः सवर्णों का एक हिंदुत्व विकसित हुआ था, और इसीलिए इनका सब कुछ अतीत जीवी है। एक पुराना हमारा स्वर्णकाल जिसमें हम थे, जिसमें हम बहुत महान थे, जिसमें हम सोने की थाली में खाते थे, जिसमें हम मतलब दूध में नहाते थे, और उसको वापस लाना है। उसको वापस लाने का तरीका क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं होती है। इसीलिए आप देखते हैं जब ये सत्ता में आता है तो सबसे बड़ा दक्षिणपंथी जो होता है वो आर्थिक विचारधारा में होता है, प्राइवेटाइजेशन करता है, लिबरलाइजेशन करता है। विदेशी पूंजी से दिक्कत नहीं होती है, विदेशी विचार से दिक्कत होती है। और ये तथ्य है कि अगर विदेशी पूंजी आएगी तो वो अपने साथ विदेशी विचार लेके आएगी, और जब पूंजी अपना विचार लेके आएगी वो ज्यादा भ्रष्ट तरीके का विचार होगा जो हम देख रहे हैं चारों तरफ फैला हुआ है। तो दरअसल आप गोडसे को पूरा पढ़िए। गोडसे ने लिखा तो कुछ है नहीं, जो भाषण दिया है, मैं कह रहा हूं कि जितने लोगों ने मिलकर वो भाषण तैयार किया होगा, अगर आप पूरा पढ़िए तो छिछले तर्क हैं उसमें, एक कोरी भावुकता है, और खुद को लगातार हीरो बन, गोपाल गोडसे की आप बात कर रहे थे, आप पढ़िए, वो ऐसे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं जैसे बचपन से ही गोडसे साहब कितने महान हुआ करते थे, कितने अध्ययनशील हुआ करते थे। इतना अध्ययनशील होने के बावजूद न उन्होंने कोई अच्छी सी डिग्री हासिल की, न कोई उन्होंने ढंग की किताब लिखी, न अंग्रेजों के खिलाफ कोई ढंग की लड़ाई लड़ी। उन्होंने सारी महानता, सारी अध्ययनशीलता एक जगह निकाली, गांधी को मार के। किसी का विचार, दरअसल आदमी ने जीवन में किया क्या है, इससे भी तो तय होगा ना कि वो क्या चाहता था। किसी ने 4 किताबें लिखी, किसी ने जनसंघर्ष खड़े किए। गांधी के खिलाफ बहुत सारे लोग थे, उन लोगों ने अपने तरीके से अपने मॉडल खड़े किए। आप ये देखिए कि नेहरू के खिलाफ लोहिया थे, नेहरू के खिलाफ जयप्रकाश थे, उन्होंने अपने तरीके से मॉडल खड़ा किए। उन्होंने नेहरू की हत्या नहीं की, उनके नेहरू से दोस्ताना संबंध रहे। तो आपने अगर ऐसा कुछ खड़ा किया होता तब माना जाता कि चलिए आपके विचार बहुत महान थे। अगर आपकी सारी महानता एक वो बराटा जो पिस्तौल थी, वो उसकी एक गोली चलाने में, जिसमें आप 2 बार पहले ही असफल हो चुके, एक से ज्यादा गोली चलिए, मतलब एक बार उसको फायर, नृशंस हत्या है। अगर एक बार फायर करने में खत्म हो। अब ये लड़का जिसकी बात अभी आप कर रहे थे, जिसने अभी जामिया के सामने, हाँ। अब आप देखिए क्या है, मान लीजिए कि पुलिस सही कहती है उसकी उम्र 18 साल से कम है। एक लड़का, उसका पूरा फेसबुक प्रोफाइल वो तो बाद में डिलीट कर दिया, उस दिन देखिए, देखा ना वो सही भाषा लिख सकता है, ना उसके पास कोई समझ है, उसका कंपटीशन किसी के साथ है, किसी उपदेश राणा के साथ उसका कंपटीशन है, सेल्फ हीरोइज्म है, और वो इतना डरपोक है कि वो बंदूक लेके तब तक वेट करता है जब तक वो इतनी क्लोज रेंज में पुलिस के नहीं आ जाता है कि मारने के बाद वो सीधे पुलिस के पास चला जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ये है कि पुलिस मुझे बचा लेगी, पुलिस मुझे मारेगी नहीं। और उसके सामने एक लड़का है जो अच्छी खासी डिग्री ले रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और वो थिएटर करता है, थिएटर कर रहा है, और वो उसको कह रहा है कि बात करेंगे तुम बंदूक नीचे रखो। आप किसको ज्यादा हिम्मती कहेंगे? और आप देखिए इस बच्चे का भविष्य क्या है। मैं थोड़ी देर के लिए, मतलब ना इसको आतंकवादी कह रहा हूं ना कुछ कह रहा हूं, आप इस बच्चे का भविष्य देखिए। हमारे समाज का ही बच्चा है, हमारे समाज का बच्चा। हाँ। तो अब मान लीजिए कि वो बच्चे को 6 महीने की जेल हो जाती है, 6 महीने के बाद निकलेगा, आपको क्या लगता है वो MP MLA बन जाएगा? ऐसे 1000 लड़के घूम रहे हैं इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करके, कुछ दिनों के लिए फेसबुक पे हीरो रहेगा। यही लोग जिन्होंने उससे ये सब कुछ करवाया होगा, अगर वो फंसता है तो सब कह देंगे हमारे संगठन से कोई लेना देना नहीं था, जैसा कि हर बार होता है। और फिर वो निराश होकर, गोडसे के मामले में भी हुआ था, जाहिर तौर पे आज तक है। कौन सा संगठन कहता है कि गोडसे हमारे थे? गोडसे की पूजा सब करते हैं, कोई संगठन कहता नहीं है गोडसे हमारे थे। तस्वीरें भी नहीं दिखती हैं मुझे, बिल्कुल नहीं दिखती। हाँ, हिंदू महासभा एक जरूर है जो उन करते हैं। हाँ, हिंदू महासभा तब तक है क्योंकि वो सत्ता की लड़ाई में नहीं है। अगर सत्ता की लड़ाई में होती तो शायद वो भी किनारे हो जाती।
सत्ता की लड़ाई में जब आप होते हैं तब राजघाट पे आपको तब स्ट्रेटजी, हाँ, तब राजघाट पे आपको फूल चढ़ाना पड़ता है, फिर आपको सोचना पड़ता है किसको अपना कहना है किसको नहीं कहना है। गोलवलकर ने एक बड़ी मजेदार बात कही है जी आरएसएस के बारे में कि आरएसएस जो हमारा है उसमें जो सर संघचालक है वो नट है और बाकी वो उसका इशारा होता है, वो सब कुछ करता है, और बाकी सारे जो हैं ये हमारे पान हैं जिनको हम अपने हिसाब से, जब हम उनसे कहते हैं कि जाओ राजनीति करो वो राजनीति करने लगते हैं, जब उनसे कहते हैं जाओ समाज सेवा करो समाज सेवा करने लगते हैं, जब उनसे कहते हैं धर्म का काम करो। एक चीज़ कहना वो भूल गए हैं उसमें, जो उसमें भूले नहीं है, जो उसमें इंगित है कि जब हम चाहते हैं कह देते हैं कि यह हमारा आदमी ही नहीं है, और ये हमने बार बार देखा है। अब ये जो बातचीत है एकदम अंतिम चरण है इसका और आखिरी सवाल है। आपने कश्मीर पर 2 बहुत बढ़िया किताब लिखी हैं। गांधी का कश्मीर से क्या नाता है? इस एक जवाब के बाद इस चर्चा को विराम दूंगा। गांधी पहली बार कश्मीर जाते हैं 1 अगस्त 1947 को, और वो भी मजेदार है कि नेहरू जाना चाह रहे थे, शेख गिरफ्तार थे और नेहरू जाना चाह रहे थे। माउंटबेटन बिल्कुल नहीं चाहते थे कि नेहरू जाए। माउंटबेटन के जो समय सेक्रेटरी थे गंभीर, उनकी किताब आई है, उनकी किताब है जिसमें उन्होंने डेली नोट्स लिखे हैं, तो बताते हैं कि अगर नेहरू गया तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि नेहरू, और एक और बात इसी में जोड़ूं कि वो जो राज्यों के एकीकरण वाला मामला है उसमें भी माउंटबेटन नहीं चाहते थे कि नेहरू ये अपने हाथ में ले। बोले नेहरू एकदम छूट नहीं देगा राजाओं को, पटेल उनसे बातचीत करके ठीक कर लेंगे, नेहरू एकदम छूट नहीं देगा, उठा के गिरफ्तार करेंगे। तो यही नेहरू छूट नहीं देंगे, नेहरू छूट नहीं और देंगे, पटेल छूट देंगे, और पटेल ने छूट। ये वो बात है जो मतलब आमतौर पे हम जो सुनते हैं उसके एकदम विपरीत लग रही है। देखिए उस जमाने में जो इस तरह की रियायत थी, सामंती रियायत थी, मतलब जहां पर रियासतें थी वहां पर कांग्रेस का संगठन बना था, ठीक है, विरोध करने के लिए, और उसके हेड नेहरू थे जिसमें शेख अब्दुल्ला भी शामिल थे। तो कांग्रेस नेहरू जो थे वो जो रियाया के राजा थे इनसे लगभग नफरत करते थे, वो चिढ़ते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये किस तरह के लोग हैं। और हरि सिंह के साथ तो उनका एक बवाल हो ही चुका था जब पहली बार वो जाते हैं और हरि सिंह गिरफ्तार करवाने की कोशिश उनको करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये तय हुआ कि गांधी जाएंगे, और जब ये पता चला माउंटबेटन को तो बहुत खुश हुए कि गांधी जा रहे हैं, तो वो थोड़ा ठंडे दिमाग से चीज़ों को संभाल लेंगे। तो 1 अगस्त को पहली बार पहुंचे, और जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो वहाँ की रानी जो थी हरि सिंह की पत्नी, वो सोने की थाल में दूध लेकर उनके लिए आती हैं और कहती हैं कि हमारे यहाँ जब कोई संत आता है तो हम उसकी ऐसे ही सेवा करते हैं। गांधी कहते हैं कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है गांधी उसका दूध नहीं पीता। और वहां से फिर वो जाते हैं शेख अब्दुल्ला की पत्नी के पास, और शाम को वहाँ मतलब उनके ठहरने की सब व्यवस्था होती है, और शाम को वहाँ पर वो प्रार्थना सभा करते हैं। और उस प्रार्थना सभा में बहुत साफ साफ कहते हैं कि कश्मीर का फैसला कश्मीर की जनता को करना चाहिए, और कश्मीर की जनता का नेता जो है वो शेख अब्दुल्ला है, वो जब तक गिरफ्तार है तब तक कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता। उसके बाद परिस्थितियां बदलती हैं, उनके आने के बाद बहुत लोगों का कहना है कि उन्हीं की वजह से हुआ, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। रामचंद्र काक को हटाया जाता है, शेख को रिहा किया जाता है, और उसके बाद कबायलियों का जब हमला होता है तो जैसा मैंने बताया कि शेख को वो अपना पूरा समर्थन देते हैं। और 1947 में जब पूरे देश में विभाजन के बाद हिंसा हो रही थी और कश्मीर में एक बूंद खून नहीं बहा, तो गांधी ने कहा था कि कश्मीर इस समय पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण है। बताइए, यह कमाल का कॉन्ट्राडिक्शन देखिए आज के और उस वक्त के कश्मीर में। बिल्कुल। और गांधी जनता की आज़ादी के पक्ष में थे। गांधी दिल से चाहते थे कि कश्मीर हिंदुस्तान के साथ रहे, लेकिन गांधी ये चाहते थे कि ये फैसला जनता करे, और जनता ने फैसला किया भी हिंदुस्तान के पक्ष में रहने का। उसके बाद उस जनता का हमने क्या किया वो तो अपने आप में एक अलग कहानी है। मैंने बताया कि शेख अब्दुल्ला ने कहा कि अगर गांधी होते तो शायद ऐसा नहीं होता। तो एक और आखिरी बात मैं करके छोड़ूं कि गांधी को जब भी एनालाइज करना है तो कांग्रेस में केवल रख के नहीं करना चाहिए। गांधी अपने आप में एक फिनोमिना थे। बहुत सारी जगहों पे मेरी खुद की असहमतियां हैं उनसे, लेकिन गांधी अपने आप में एक फिनोमिना थे, और एक खूबी थी उनकी, वो जिस चीज को सही मानते थे उसके लिए जान देना जानते थे। दूसरे पक्ष की दिक्कत यह है कि वो जिस चीज को सही मानते हैं उसके लिए जान लेना जानते हैं। यहां गांधी और गोडसे का सबसे बड़ा फर्क होता है। बहुत शुक्रिया अशोक जी। आपने सुना कि गांधी और गोडसे के बीच फर्क क्या है। उम्मीद है इस टॉपिक पर किसी हद तक क्लियरिटी आपको मिली होगी। कुछ सवाल भी शायद मन में खड़े हुए होंगे। आप कुछ किताबें एज ए रेफरेंस पढ़ सकते हैं, उनका नाम डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे। बाकी आपको अगर कुछ कहना है तो radio@aajtak.com ये हमारा ईमेल आईडी है, और एक टेलीग्राम चैनल भी है पढ़ाकू पार्टी। यहाँ आकर अपनी बात बिंदास लिखिए, हम जवाब हाथ के हाथ देंगे। तो अगले गुरुवार तक के लिए इजाजत दीजिए। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। अपार हर्ष के साथ
सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं, और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99-533-233-03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99-533-233-03। गुमशुदा तलाश केंद्र। लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ। तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 ताल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए।